कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इंडिया जीके के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच कीजिए ताकि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास में हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जीके की क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका या मिस्र। तो देखिए जो भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यूएसए के जो उपराष्ट्रपति हैं उनसे इनकी तुलना की जाती है, क्योंकि दोनों देशों में जो उपराष्ट्रपति के बाद में संवैधानिक जो पद होता है वो किसका होता है? उपराष्ट्रपति का ही होता है। इसीलिए इसकी तुलना यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। तो देखिए ऐसा कौन सा राज्य है जिसके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही उनके सबसे अधिक प्रतिनिधि हैं? तो वो हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में इनकी जो 80 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में कुल 31 सीटें हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 5, 2, 3 या 4। तो देखिए लोकसभा के एक वर्ष में कुल 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से किए जाते हैं? देखिए जैसे कि एक होता है बजट सत्र। जो बजट सत्र होता है ये फरवरी से मई तक का होता है। इसके बाद आता है मानसून सत्र, और जो मानसून सत्र है इसका समय होता है जुलाई से सितंबर। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। ये जो शीतकालीन सत्र होता है इसका समय नवंबर से दिसंबर का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय। तो देखिए जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किसी भी उच्च न्यायालय, कोई से भी राज्य का उच्च न्यायालय हो, सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना या ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो देखिए जो पंचायती राज का जो प्रधान होता है इसका प्रमुख कार्य होता है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? गेहूं, धान, मक्का या ज्वार। तो देखिए जो हरित क्रांति है इसके जनक कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। और जो हरित क्रांति है इसका सर्वाधिक जो प्रभाव है वो गेहूं पर पड़ा था। और 1960 के दशक में सर्वाधिक जो खाद्यान्न की जो संकट उत्पन्न हो रहा था वो इसी से दूर हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो देखिए मसालों का जो बागान है वो केरल राज्य को कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक मसाले यहीं पर उगाए जाते हैं। काली मिर्च, आपको पता है जब यहाँ से जो समुद्री मार्ग की जो खोज की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा, तो वो केरल के कालीकट तट पर ही पहुंचता है और यहाँ से काली मिर्च ले जाता है, उनको 60 गुना दामों में अपने यूरोपीय बाजार में बेचता है। इसीलिए केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बागान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। तो देखिए जो गन्ना है सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश एवं दूसरे नंबर पर कौन आता है? महाराष्ट्र। इसके बाद में तमिलनाडु, इसके बाद में गुजरात। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें गन्ना उत्पन्न किया जाता है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे पर महाराष्ट्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन
करने में कौन सा राज्य अग्रणी है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो दालें होती हैं वो अपने यूपी में एमपी में होती हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दालें होती हैं। और मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। सबसे ज़्यादा जो वन हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा देश की 70% से अधिक अकेले कॉफ़ी उत्पन्न करता है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो संपूर्ण देश में 70% कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो देखिए जो कर्नाटक राज्य है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। 70% जो कॉफ़ी है वो हमारे कौन उत्पन्न करता है? कर्नाटक में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? प्रकाश सिंह कैरो, एपीजे अब्दुल कलाम, एमएस स्वामीनाथन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं हमने आपको बताया था एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। विश्व हरित क्रांति के जनक हैं और भारत में एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का। सॉरी, वो तो श्वेत क्रांति के जनक हैं। विश्व हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। सॉरी, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे वो नॉर्मन बोरलॉग। सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी। जो विश्व हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना अवकाश था 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, 1966 के सूखा के पश्चात या फिर 1961 के बांग्लादेश युद्ध के पश्चात या 1965 के भारत पाक युद्ध के पश्चात। तो देखिए भारत में जो योजना अवकाश का समय माना जाता है वो 1966 से 1969 तक का माना जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर सूखा आ गया था, यानी कि सूखे की जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसीलिए योजना अवकाश काल इसको घोषित किया गया था। इसके साथ साथ जो 1965 में जो भारत और पाक का युद्ध हुआ था, इसके कारण भी जो पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, वो विफल हो गई थी, इसीलिए भी योजना अवकाश काल घोषित कर दिया गया था। तो ये भी इसका एक कारण था, लेकिन मेन कारण था 1966 का सूखा, और सूखे के कारण ही जो 1966 से 1969 का समय है इसको योजना अवकाश काल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के आत्म है? ये मिस प्रिंट है तभी तो मैं कह रही थी ये क्या है। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? पांचवी, चौथी, तीसरी या दूसरी? तो देखिए आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन ये किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे। और ये कब से कब तक थी? तो 1974 से लेकर के 1978 तक क्या है? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। अगला देखते हैं, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रशासन विभाग द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो योजना पत्रिका है इसका प्रकाशन है सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, नोबेल समिति या विश्व बैंक? देखिए अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो किसने स्थापित किया था? अल्फ्रेड नोबेल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या 90। तो देखिए अंतरिक्ष में कुल 88 यानी कि 88 तारामंडल हैं। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व बहुतायत में कौन सा पाया जाता है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन या ऑक्सीजन। तो दूसरी गैस कौन सी है? एक तो पाई जाती है हाइड्रोजन और दूसरी गैस कौन सी पाई जाती है? हीलियम। जो हाइड्रोजन है इसका कितना प्रतिशत पाया जाता है? 79% इसका पाया जाता है और शेष जो भाग है वो हीलियम का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365, 36 या 88। तो देखिए एक बुध नक्षत्र में जो दिनों की संख्या होती है वो 88 होती है यानी कि 88 होते हैं। और बुध ग्रह पर जो पृथ्वी के कितने हैं? 176। एक दिन कितने के दिन के बराबर होता है? 176 दिनों के बराबर होता है बुध नक्षत्र में एक दिन। अगला देखिए, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या चीन। तो देखिए जो कर्क रेखा है ये नेपाल से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? मार्बल, हेलाइट, ग्रेनाइट या सेल। तो देखिए जो ग्रेनाइट है ये क्या है? एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण माना जाता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? लावा का जब उद्गार होता है, ज्वालामुखी का लावा का उद्गार होता है तो उसके लावा के फैलने से और ठंडे होने से जब किसी परत का या किसी चट्टान का निर्माण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का एक प्रमुख उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।